नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछें। हमारा नंबर है 9136934058 पर। इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेज दें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सिर्फ सवाल ही हमें भेजें। या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। दो मेहमान होंगे जो अगले आधे घंटे तक आपके सवालों के जवाब देंगे। रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से, वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ रुपए में जो गिरावट दिख रही है उस पर बात करने के लिए अमित पवारी हैं, एमडी है सीआर फॉरेक्स के। अमित जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रुपए की ही बात कर लेते हैं। रुपया 2 महीने के निचले स्तर पर फिसल चुका है। क्या लग रहा है, क्या फिर से नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया जा सकता है क्या अमित जी? तो ये मूव आया है 8160 से लेके 8260 का लास्ट एक महीने में। उसका रीजन समझते हैं सर। इसके जो फर्स्ट रीजन है ये है कि डॉलर इंडेक्स जो 100 पे था वो बाउंस बैक हुआ है और अभी 103 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने के दो इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन ये है कि डेट सीलिंग के इशू की वजह से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा जो मेन रीजन है डॉलर को और ऊपर जाने के लिए, डॉलर इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए 105 के आसपास में, वो ये है कि मार्केट आज से 2 महीने पहले तक ये बिलीव कर रहा था कि कौन पहले इंटरेस्ट रेट को कट करेगा, पहले यूएस करेगा या यूरोप करेगा या यूके करेगा। ये जो नैरेटिव था अभी खत्म हो जाएगा। अब मार्केट पे ये नैरेटिव आएगा कि भाई कौन सी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है बिटवीन यूएस, यूरोप एंड यूके। डेटा पॉइंट ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि यूएस जो है यूरोप से और यूके से ज्यादा बेहतर कर रहा है इकोनॉमिक टर्म्स पे, तो उसकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो बेसिकली जो डॉलर इंडेक्स है अभी 103 पे, वो हमको लगता है कि वो 105 पे जाएगा। तो बेसिकली यूरो और पाउंड जो है नीचे आएगा। ये पहला रीजन है रुपये के वीक होने का। दूसरा रीजन समझते हैं, वो है कि अगर हम बाकी सब एशियन करेंसीज को देखेंगे उसमें क्या मोमेंटम है। चाइनीज करेंसी विच वॉज ट्रेडिंग एट 6.90, अभी वो 6.90 से 7.04 की तरफ गई है। अब हमको लगता है कि ये 7.04 का जो लेवल है वो तोड़ के आगे ये 7.10 और 7.13 पे जाएगी। सेकंड जो करेंसी जो ट्रैक करना चाहिए एशियन करेंसीज के अंदर पे, वो है जापानीज येन। जापानीज येन ने एक अच्छा सपोर्ट लिया 132 133 पे एंड इट हैज मूव टू 138। अभी हमको लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आ गया है। ये भी आने वाले दिनों पे 140 142 के तरफ जाना चाहिए। तो बेसिकली एशियन करेंसी जितने भी है वो दबाव डाल रहे हैं चाइनीज करेंसी और जापानीज करेंसी, बाकी सब एशियन करेंसीज पे। और ये इंडिकेट करता है कि बहुत रुपया भी वीक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कभी भी हम अपने रुपये को इवेल्युएट करते हैं, वो होता है ट्रेड डेफिसिट। अभी अपना जो ट्रेड डेफिसिट लास्ट मंथ 16 बिलियन आया है, हमको लगता है कि आने वाले दिनों पे ये 18 से 20 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा। इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है। एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि क्रूड जो है वो 73 74 पे सपोर्ट लेके अभी ये ऊपर जाएगा, तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारे एक्सपोर्ट जो है, ग्लोबल इकोनॉमी का हालात खराब है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट जो है वो कम होंगे। आईटी एक्सपोर्ट्स भी, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे और गुड्स एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे। तीसरा रीजन है ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का कि बहुत जो रशिया और इंडिया का जो बात चल रहा था रुपये में ट्रेड करने का, वो होल्ड हो गया है। इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रेशर ऑन द ट्रेड डेफिसिट। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया रुपया वीक होने का। चौथा रीजन क्या है, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो रुपये के मोमेंटम को गाइड करता है, वो है आरबीआई। आरबीआई इज द मेन इंडिकेटर कि वो मार्केट को कहाँ पे लेके जाएगा। हमने देखा था लास्ट वीक पे जब वो 8160 आया था, आरबीआई मजबूती से खड़ा था। आरबीआई ने सब जो भी इनफ्लोज आए उन्होंने पूरे के पूरे उसको ऑब्जर्व कर लिए। तो आगे का व्यू भी डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर। सब फैक्टर्स ये इंडिकेट करते हैं कि रुपया जो है यहाँ से 83 की तरफ जाना चाहिए। यहां तक तो व्यू क्लियर है 83 और 83.25 का। फिर 83.25 पे जाके हमको ये देखना पड़ेगा कि आरबीआई का इंटरवेंशन आ रहा है कि नहीं। अगर आरबीआई
एग्रेसिवली इंटरवीन नहीं करता है और आरबीआई ऐसा डिसाइड करता है कि नहीं बॉस, हमको रुपये को बाकी सब एशियन करेंसीज के साथ में ट्रेड कराना है, तो फिर ये 84 और 84.5 तक जा सकता है। अगर आरबीआई ने डिफेंड कर दिया 83 और 83.25 पे, तो फिर ये रेंज बाउंड मोमेंटम पे चला जाएगा, जो ये अगले 4-5 महीने से चल रहा है, नवंबर से लेके अभी तक। 81.5 ऑन द लोअर साइड, 83.25 ऑन द हायर साइड। तो 83.25 तक तो निश्चित जाएंगे, उसके बाद में हमको आरबीआई का इंटरवेंशन देखना पड़ेगा। क्लाइंट को क्या करना चाहिए? 80.25 के आसपास आता है तो देखे, वहां पे जाके सेल करे, अभी नहीं करे। अगर आरबीआई इंटरवेन करेगा तभी सेल करना चाहिए, बाकी तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 82.25। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया कि रुपया ऊपर की तरफ अगर 83 के ऊपर जाता है तो हो सकता है 83 से 83 के आसपास, तो वहाँ पर आरबीआई इंटरवीन कर सकता है। फिर वहाँ पर अगर इंटरवीन आरबीआई की तरफ से किया जाता है, फिर बैंक्स वहाँ पर सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वहाँ पर भी आरबीआई की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तो 84 के भी ऊपर जा सकता है। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और करेंसी मार्केट की पूरी एनालिसिस समझा दी और क्या करना चाहिए ये भी बता दिया और कहाँ तक रुपया गिर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि आज यहाँ पर भी गिरावट दिख रही है। रुपए में कमजोरी के बावजूद घरेलू बाजार में उस तरह की तेजी नहीं दिखी। 60,000 के नीचे भी इंट्राडे में एमसीएक्स पर सोना फिसला, 72,000 के नीचे भी चांदी गई। क्या लग रहा है वीरेंद्र जी, अब गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए? 60,000 के आसपास खरीदारी बनती है क्या गोल्ड में? पूरी बास्केट में सेलिंग है। मेन रीजन है वो चाइना डिफ्लेशन की ओर जा रहा है। लास्ट जो डेटा आया कंज्यूमर का वो क्लोज टू 0 था। अमेरिकन सीपीआई भी काफी बेहद नीचे है, मीन्स 9% का जो हमने लास्ट ईयर में टॉप देखा था वो भी 4.9 आ गया है। इंडिया में भी होलसेल प्राइस नेगेटिव हो गए 0.92, अभी जो रिसेंट डेटा आया है अप्रैल का। तो ये देखते हुए जो कोर आर्ग्यूमेंट है सोने में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, गोल्ड इज बेस्ट इन्फ्लेशन हेज, वो इन्फ्लेशन हेज वाली आर्ग्यूमेंट फिलहाल डाइल्यूट हो गई है। साथ ही डेट सेलिंग का जो थोड़ा दबाव था सेंटिमेंट का, वो इश्यू भी थोड़ा, जो बेसिकली जो पैनिक जहां बोलते हैं वो पैनिक फिलहाल थोड़ा गायब हो गया है। तो इसमें थोड़ा लिक्विडेशन दिख रहा है। आगे शायद यहाँ से और भी 500-700 रुपये नीचे जाना चाहिए। और सभी एसेट्स में, सिर्फ गोल्ड नहीं, गोल्ड, सिल्वर, एग्री मार्केट, स्पाइसेस, सभी रिस्क ऑन एसेट जिसको कहते हैं वो दबाव में है। रिस्क ऑन एसेट्स दबाव में दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रवि जी, आपसे भी एक राय ले लेते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेके। 60,000 के आसपास गोल्ड है, 72,000 के आसपास चांदी। क्या इन स्तरों पर क्या सलाह दे रहे हैं आप लोग? खरीदारी की सलाह दे रहे हैं या अभी वेट करें? रवि जी, आपसे मेरा सवाल था, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ, जिस हिसाब से फंडामेंटल है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो अनवाइंडिंग प्रेशर बना है वो शायद आगे भी और बरकरार रह सकता है। पर्टिकुलर गोल्ड टैपेड है क्योंकि उसको 1970 का काफी अच्छा सपोर्ट डाउन साइड है। अगर ये ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से वहां पे एक वीकनेस का ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सिल्वर अभी भी मुझे वीक लग रहा है। जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर सस्टेन है, तो तब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा जब तक इंटरनेशनल मार्केट में 2470 के लेवल के ऊपर क्लोज ना हो। तो कुछ भी उछला है आप उसको बेच के चले। डाउन साइड मेरा मानना है 71,400 से 71,300 के टारगेट आ सकते हैं। अपर साइड 72,700 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन, ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। मुझे अभी इमीडिएट लग रहा है कि चाइना एंड जो यूएस का फैक्टर है वो दोनों इसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव है। शायद गोल्ड थोड़ा कम गिरे, बट यस, चांदी में मुझे लग रहा है कि गिरावट का सिलसिला आगे जारी रह सकता है। चलिए अब कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं। अभिषेक हैं दिल्ली से, जिंक और कॉपर के लिए क्या रणनीति अपनाएं? क्या करना चाहिए वीरेंद्र जी? जिंक और कॉपर दोनों पर आज दबाव दिख रहा है, करीब करीब आधे % की गिरावट दिख रही है। 225 के आसपास जिंक है, 720 रुपए के आसपास कॉपर है। इन दोनों काउंटर में क्या सलाह देंगे इनको? दोनों काफी डिप्रेस है, बट मैं जिंक में कॉन्ट्रा साइड में बाई का
कॉल लेना प्रेफर करूंगा। यहाँ 222-23 के आसपास हम बाई कर सकते हैं। 217-217 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड में हम 228-232 का टारगेट रख सकते हैं। इसकी समय अवधि 7-8 दिन की है। ये पोजिशनल कॉल है। 217 के स्टॉप लॉस के साथ जिंक में खरीदारी की सलाह बीरेन जी की तरफ से आ रही है हफ्ते भर के लिए। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल है सतवीर का पानीपत से। इंट्राडे में चांदी, एल्युमिनियम और जिंक, इन तीनों में क्या करना चाहिए? रवि जी क्या करें? सबसे पहले चांदी बताइए, फिर एल्युमिनियम और जिंक। चांदी में ऑलरेडी हमने जो डिस्कशन किया, मुझे लग रहा है कि चांदी में थोड़ा जो वीकनेस है वो बरकरार रह सकता है। 70,000 या 70,500 कुछ लेवल मिले तो आपको वहां पे काउंटर जाना है। अदरवाइज तब तक मुझे लग रहा है कि ट्रेडर्स है उसको सेल करना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैंने बता दी कि 72,400 से 500 के करीब बेच है। 72,700 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए, डाउन साइड 71,500 तक के टारगेट के लिए वेट करें। दोनों बेस मेटल जिंक एंड एल्यूमिनियम, जिंक में मुझे लग रहा है कि वैसे उसका शॉर्ट टर्म ट्रेड 220 के नीचे नेगेटिव हो रहा है, बट यस इंट्राडे के लिए अगर पोजीशन आपको करनी है तो मेरा जिंक में सेलिंग का रिकमेंडेशन होगा 227.80 के करीब। 223 का टारगेट है, 229.80 का स्टॉप लॉस है। 222 के करीब सपोर्ट अच्छा है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले। और एल्यूमिनियम में आज थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है, बट 210 के करीब वहां भी शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। 212 के स्टॉप लॉस के साथ 206 तक के टारगेट में वहां देख रहा हूँ। 205-206 कॉन्ट्रा लेवल है, वहां पे आप बाय कर सकते हैं। बट ये दोनों कॉमोडिटी बेस मेटल एल्यूमिनियम एंड जिंक इंट्राडे के लिए मुझे वीकनेस दिख रही। जिंक पे बात कर रहे थे, गोल्ड और सिल्वर में नहीं। रवि एल्युमिनियम और जिंक की बात कर रहे थे। दोनों इंट्राडे के लिए यहाँ पर बेचने की सलाह रवि दे रहे हैं। और जो बीरेन जी की कॉल थी वो जिंक पर पोजिशनल कॉल थी, वो यहाँ पर कॉन्ट्रावेट दे रहे हैं, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो एक हफ्ते के लिए है और ये आज के लिए इंट्राडे के लिए आपको सिर्फ बिकवाली की सलाह एल्युमिनियम और जिंक में रवि जी की तरफ से है। अगले दर्शक हमारे साथ मीरा जैन है इंदौर से। इंट्राडे में आज चांदी के लिए क्या करना चाहिए? चांदी में बीरेन जी आपकी कॉल क्या है इंट्राडे के लिए? इस भाव से मैं शॉर्ट कम प्रेफर करूंगा, बट बाउंस आए अगर 72,800 के आसपास तो मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। 73,800 के आसपास का स्टॉप लॉस से डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 71,300 का रख सकते हैं। वैसे मैं इंट्राडे के बदले पोजिशनल ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो पोजिशनल ही बता दीजिए, चांदी में पोजिशनल कॉल क्या है आपकी वीरेन जी? सेल साइड की है, 70,200 का लक्ष्य रहेगा और स्टॉप लॉस जो बताया वही। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विकास है हरियाणा से। इंट्राडे में नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इंट्राडे के लिए नेचुरल गैस में रवि जी? आज इन्वेंटरी के डेटा आने वाले हैं, बट मुझे लग रहा है कि वहां पे एक 200 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है और आज भी उसको रिस्पेक्ट किया है। तो जब तक प्राइसेस 200 के ऊपर क्लोज नहीं होते आपको ये वीकनेस का ट्रेड ही जारी रह सकता है। मुझे लग रहा है कि जो जून कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 198 के करीब एक बार सेल करना चाहिए। प्राइस वहीं चल रहा है, स्टॉप लॉस लगा है 202 एंड डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 191 तक के लेवल वहां पे दिखने चाहिए। तो ये रिकवरी के बाद मुझे सेलिंग साइड का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा है, तो वहां पे सेल करके जाना चाहिए। ओके, अगले दर्शक है आनंद है अकोला से। क्रूड में किस टारगेट के लिए प्ले करे रवि जी? क्रूड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉन्ट्राबेट है, सारे कमोडिटीज वीक है, पर्टिकुलर पूरा बास्केट आज वीक है। बट मुझे कंपैरेटिव जो हिसाब से स्ट्रेटेजिक रिजर्व में फिलअप करना चालू किया यूएस ने, एंड थोड़ा बहुत आई थिंक वहां पे स्टेबिलिटी ऑन टर्म्स ऑफ सप्लाई है। तो 5,970 के करीब एक बार बाइंग का ट्रेड में लेना चाहूंगा। 6100 का टारगेट एंड 5920 को स्टॉप लॉस के साथ आपको वहां पे कॉन्ट्रा बेट लेना है। मुझे लग रहा है कि तेजी के बाद का कंसोलिडेशन है। अपर साइड ब्रेंट में 78 तक के लेवल दिखने चाहिए और डोमेस्टिक मार्केट में 6100 के टारगेट के लिए क्रूड में बाई करना चाहिए। 100 के लिए आप क्रूड खरीदे, 5,920 का स्टॉप लॉस यहां पर लगा ले। जमील भाटी हैं राजस्थान से। नेचुरल गैस और क्रूड किस स्तर पर खरीद बिक्री करें? बीरेन जी, क्रूड और एनजी में आपकी सलाह क्या होगी जमील भाई को? मैं नेचुरल गैस में पोजिशनली यहाँ कॉन्ट्रा बाई में प्रेफर करूंगा। जो कॉन्ट्रैक्ट करीबन 203 के आसपास 193 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 227 का टारगेट रहेगा। क्रूड के लिए सर बीरेन जी? क्रूड मेरे पास आज ट्रेड नहीं है इंट्राडे पे। ओके,
तो आप क्रूड के लिए रवि जी की सलाह मान सकते हैं 6100 के टारगेट के लिए 5920 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कच्चे तेल में ट्रेड करें। जो भी स्टॉप लॉस के लेवल बता रहे हैं उसका ध्यान सबसे पहले रखिएगा, टारगेट बाद में देखिएगा। और पोजिशनली अगर आपको एनजी में सलाह बीरेन जी की यही है कि 202 के लेवल पे आपको यहां पर खरीदारी करनी चाहिए 193 के स्टॉप लॉस के साथ 227 के टारगेट के लिए। ये हफ्ते भर की कॉल है, ये इंट्राडे के लिए कॉल नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। गोविंद है आंध्र प्रदेश से। सोना खरीदने के लिए सही खरीद भाव क्या है? कि बीरेन जी आपके लिए सही खरीद भाव क्या लगता है गोल्ड का? अभी फिलहाल वेट करना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टर्म थोड़ा बेरिश है, तो बेटर रेट शायद आगे मिल पाएंगे। ओके, अगले दर्शक है पवन है हिसार से। ग्वार सीड में तेजी कब आएगी? रवि जी क्या लग रहा है ग्वार सीड? हालांकि आज तो कमजोरी दिख रही है, लेकिन तेजी कब तक उम्मीद करें ग्वार सीड में? तेजी मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंसोलिडेशन होगा इन पर्टिकुलर जब तक मानसून का असर एंड मानसून का जो भी तय हो नहीं जाता कि कब से वो प्लेस होगा, कितना इवन या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में यही कंसोलिडेशन यही रेंज रहेगी। बट मेरा मानना है कि आपको जो तेजी मिलेगी वो जून मिड के बाद मिलेगी, जब आपको मानसून का पता चलेगा, थोड़ा अल नीनो का भी फैक्टर क्लियर होगा। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस में एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए। लेवल स्पेसिफिक मेरा ये मानना है कि 5500 एक अच्छा बॉटम सपोर्ट है, वहां पे मिलता है बाय करें। और डाउन साइड मुझे 5400 का काफी अच्छा सपोर्ट लग रहा है। अपर साइड एक लिमिटेड तेजी 5800 एंड 6000 तक की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए अब मसालों की बात कर लेते हैं। हमारे साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के चेयरमैन अश्विन नायक साहब हैं। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले सर जीरे पर आपसे बात करेंगे। जीरे में काफी मुनाफा वसूली अब हावी हो गई है। रिकॉर्ड भाव हाल के रिकॉर्ड से देखें, मई महीने के रिकॉर्ड से तो 5000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह का ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, वहां पर उत्पादन की ग्लोबली क्या स्थिति है और एक्सपोर्ट डिमांड किस तरह की है भारत से? नमस्कार सर। एक्चुअली अभी जो शायद बाजार इंडिया में थोड़े करेक्ट हो रहे हैं उसका कारण दूसरे देशों का क्रॉप है, क्योंकि सीरिया, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान ये 4 कंट्रियों के क्रॉप नॉर्मली जून के पहले वीक में निकलते हैं। उसमें अफगानिस्तान के क्रॉप 2 पार्ट में निकलते हैं, थोड़ा मई में निकलता है, थोड़ा जून में निकलता है। तो ये सब क्रॉप जो है वो पहले ज्यादा करके सब लोग सोच रहे थे कि इनका क्रॉप ये साल नहीं निकलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर इनका क्रॉप ऑलमोस्ट नील जैसा था। लास्ट ईयर के इसी टाइम से कोई भी मेरे इंटरव्यू उठा के देखिए तो मैंने कई बार बताया था सब लोगों को कि भी पूरे साल इंडिया के अलावा अभी कोई दूसरा सप्लायर नहीं है। लेकिन अभी ये बार ये सिनारियो पूरा चेंज हो गया है और सीरिया में एक 35-40 हजार टन का क्रॉप दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान में 25-1 हजार टन की क्रॉप आ सकती है। उसके अलावा ईरान और तुर्की ये 2 कंट्रियों की मिला के एक 20-25 हजार टन की क्रॉप आ सकती है। तो सब मिला के एक काफी अच्छी खासी क्रॉप अभी अगले 2-1 महीने के लिए इंडिया को कॉम्पीट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में अपने साथ आई है। उसका एक इफेक्ट अपने बाजारों में नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया का रेट अगर करेक्ट होगा तो ही हम लोग इनके साथ कॉम्पीट कर पाएंगे और अपना एक्सपोर्ट जारी रहेगा। बाकी इंडिया का खुद का जो फंडामेंटल है, क्रॉप कम है, अराइवल्स कम है, इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, वो सब कारणों से रेट कुछ भी बने वो बात अलग है। लेकिन एक्सपोर्ट में अभी 2-3 महीना फिलहाल एक रुकावट है मेरे हिसाब से। रुकावट है एक्सपोर्ट में तो डेफिनेटली उसका असर होगा। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है अगर घरेलू बाजार में दाम ज्यादा है, हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर नहीं पाएंगे। चाइना, बांग्लादेश जैसे देशों से अच्छी डिमांड से हम लोग चल भी रहे थे, अब वो डिमांड अगर कम होगी तो क्या भाव वापस से 40,000 के नीचे भी जल्द देखने को मिल सकता है जीरे का? आप क्या सेंस कर रहे हैं? सर मैं बाजार कहाँ जाएगा वो तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं आप जैसा जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन भी हूं। तो जब से मैं चेयरमैन बना हूं मैंने कोई भी नहीं सर, मैं लक्ष्य नहीं, आपसे लक्ष्य की बजाय अगर परसेंटेज टर्म में अगर आप बता दें कि इतने % की गिरावट की आशंका बन रही है, क्या कहेंगे? वो बताना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं खाली इतना बता सकता हूं कि अगर अपने को वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट करना है तो करेक्शन एक चाहिए, जरूरी है। और मेरे ख्याल से मार्केट ऑलरेडी
करेक्ट होना शुरू हो चुका है। अभी कहाँ तक करेक्शन देता है वो देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ अभी इन लोगों के भी एक्चुअल जो शिपमेंट्स वगैरह है वो जून में होंगे, तो उनकी भी एक बार अराइवल का फोर्स कैसा बनता है सीरिया अफगानिस्तान में, और वो लोग कहाँ तक नीचे जाते हैं वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली ये सब कंट्री अपने से $200-300 प्राइस ऊपर रखती थी, उसकी जगह ये बार उन्होंने अपने से $500 प्राइस नीचे रखा हुआ है। तो उसके कारण अभी अपना एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुआ है। ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, आपने एक संकेत तो दे दिए हैं ताकि लोग उसके लिए तैयार रहें। अब धनिया की बात कर लेते हैं। सर, धनिया भी अब चला तो नहीं, लेकिन गिरने में इन लोगों का साथ दे रहे हैं, इन मसालों का। धनिया में क्या हो रहा है? धनिया में कब तक तेजी आएगी? सर, आवक का प्रेशर है, उत्पादन भी इस बार अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन चलेगा कब? क्या कब तक उम्मीद करें? धनिया में सर दो फंडामेंटल अभी चेंज हुए थे। एक तो चाइना काफी बड़ी मात्रा में इंडिया से माल लेके गया था, मतलब पिछले 1-1.5 महीने में जैसे सुनने में आया था बाजार में से 1,000 कंटेनर चाइना इंडिया से माल उठा के ले गया, वो बड़ी क्वांटिटी है। और दूसरा फंडामेंटल एक सबसे बड़ा चेंज हुआ है, वो रशिया से कोई भी ऑफर नहीं मिल रहे हैं, और जो रिपोर्ट मैंने रशिया से निकाली है वहाँ माल है भी नहीं। तो ये दो कारणों से धनिया में एक अच्छी खासी तेजी बननी चाहिए। लेकिन इंडिया में ये साल क्रॉप ज्यादा थी, तो जब भी थोड़ी तेजी आती है तो आवक का प्रेशर बनता है और उसमें फिर बाजार शायद नीचे की ओर चला जाता है। लेकिन फंडामेंटल अभी जो वर्ल्ड वाइड देखे तो लास्ट ईयर इसमें उल्टा था, रशिया इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा था, रशिया में बड़ा क्रॉप था, उसके कारण इंडिया में क्रॉप कम था और तेजी का जो माहौल बना था उसको रशिया ने पीछे छोड़ा था। तो अभी रशिया तेजी के लिए सपोर्टिंग है, लेकिन इंडिया का खुद का क्रॉप शायद तेजी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल इसको ज्यादा मंदा ले जाए ऐसे तो नहीं है, थोड़ी बहुत तेजी इसके अंदर और बन सकती है, मेनली रशिया का रीजन और चाइना की डिमांड के कारण। और इवन दूसरे कंट्रियों का डिमांड भी इंडिया की हो रही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अभी देखो तो इंडिया सबसे बढ़िया रेट दे रहा है और इंडिया के शिपमेंट्स भी रिलायबल लोगों से होते हैं। कोई भी भाव ऊपर नीचे हो जाए तो भी शिपमेंट्स होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी जाती है, तो अपना एक्सपोर्ट भी ये साल काफी अच्छी मात्रा में बढ़ के आएगा। ओके सर, सारे फैक्टर्स आपने समझा दिए, तो इन सब चीजों को अगर फैक्टर इन करें तो क्या 3 महीने के बाद चल सकता है क्या धनिया? वो एक उसमें एक और एक फंडामेंटल जुड़ने की सब लोग आशा कर रहे हैं, क्योंकि अभी धनिया का प्राइस एकदम लोएस्ट चल रहा है, तो अगले मॉनसून के बाद जो नई बुआई होगी उसमें लोग सोच रहे हैं कि धनिया की बुआई काफी कम होगी और उस टाइम से फिर धनिया के प्राइस ज्यादा पिकअप करेंगे ऊपर जाने में। ओके, हल्दी को लेकर कोई व्यू देना चाहेंगे नायक साहब? आपको क्या लग रहा है, हल्दी अच्छी तेजी के बाद अब मुनाफा वसूली यहाँ भी दिख रही है? हल्दी में मेरे ख्याल से एक जो तेजी बननी चाहिए अच्छी खासी वो ऑलरेडी बन चुकी थी। वो फंडामेंटल थोड़ा काम कर गए थे, जो बारिश हुई थी क्रॉप के एरिया में, उसके कारण एक तेजी का माहौल बना था, क्योंकि वो फंडामेंटल था। और मेरे ख्याल से उसके हिसाब से जो एक तेजी का राउंड आना चाहिए वो आ चुका है। उसके बाद अभी करेक्शन या मुनाफा वसूली बोल सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से और थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। लेकिन ओवरऑल हल्दी का फंडामेंटल स्ट्रांग है मेरे ख्याल से ये साल के लिए। हल्दी का फंडामेंटल इस साल के लिए स्ट्रांग है। शुक्रिया अश्विन नायक साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अब बहुत ही कम वक्त बचा है बीरेन जी आपके लिए, और रवि जी 10-10 सेकंड में आपके पास मसालों पर व्यू जाएंगे। बीरेन जी, आपका व्यू मसालों पर? मसालों पे मेरा हल्का सा रुझान धनिया में बाई साइड का रहेगा। जीरा में अभी भी वेट एंड वॉच कर रहा हूं मैं। टर्मरिक में शायद स्पाइक पे थोड़ा लाइटली सेल करूंगा। रवि जी, आपका व्यू? शॉर्ट आंसर सर। हाँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउन साइड आए तो अभी ये प्राइस करेक्शन के बाद 6500 के करीब धनिया बेटर रहेगा, वहां पे बाय करना चाहिए। मुझे 7000 तक के लेवल दिख रहा है। आई थिंक जीरा अवॉइड करें, अभी भी 1500-2000 पॉइंट की इंट्राडे वोलेटिलिटी है, तो वहां पे हायर लेवल पे थोड़ा हेज करते रहे। बट मुझे लग रहा है कि करेक्शन के बाद धनिया स्टेबल होना चाहिए। ओके, शुक्रिया रवि जी आपका, बीरेन सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए, ब्रॉडर आउटलुक भी बताया। कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।